आज से हम एक नई सीरीज चालू करने वाले हैं जिसमें मैं जो है मानवा को एक्सप्लेन करूंगा। और ये मानवा जो है सोलो लेवलिंग फैंस के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि अगर आपको सोलो लेवलिंग पसंद आई तो ये मानवा भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। इसका नाम है डिसेंट ऑफ द डिमोनिक मास्टर। तो बिना देरी के सीधा मानवा पे चलते हैं। चैप्टर की स्टार्ट में हमें एक आदमी दिखता है जो डर के मारे कांप रहा है। वो कहता है कि ये एक मॉन्स्टर है। उसका दोस्त बोलता है कि उठ जा, फाइट कर। वो कहता है कि सेक्ट लीडर कब आएंगे? मैंने तो सुना था कि इसे पहले ही जहर दिया था, पर ये तो अभी भी लड़ रहा है, इसीलिए तो ये डिमोनिक कल्ट का लीडर है। हमें एमसी दिखता है जो इन लोगों से फाइट कर रहा है। वो लोग कहते हैं कि ये तो एक ह्यूमन है, कभी ना कभी थक जाएगा, तो डरो मत और अटैक करो। एमसी उन्हें पकड़कर उन्हीं के अटैक से उन्हें मारता है, जहाँ पर ये लोग कहते हैं कि तू मरने वाला है रेड डीमन। पर रेड डीमन उन्हें एक एक कर मारने लगता है। उनमें से एक बंदा सोचता है कि ये है रेड डीमन, ये हमारी बेवकूफ़ी थी जो हमने इसके ऊपर अटैक किया। पर रेड डीमन उन सबको फिनिश कर देता है। वो ऊपर देखता है, वहाँ खड़ा ब्लू डीमन कहता है, मुझे लगा ही था कि तुम इतनी जल्दी नहीं हारोगी, हमें भी लड़ना होगा, तुम्हारा राज यही खत्म होता है रेड डीमोनिक मास्टर। सारे लोग मिलकर रेड डीमन पर अटैक करते हैं, पर रेड डीमन यहाँ अपनी हेवनली डिमोनिक आर्ट्स ऑफ डिस्ट्रक्शन यूज करता है, जिससे सारे लोग घायल हो जाते हैं। पर हम देखते हैं कि रेड डीमन की बॉडी में स्वॉर्ड्स घुस चुकी है। हमें यहाँ रेड डीमन का पास दिखता है, जहाँ मार्शल सोसाइटी ज्वाइन करने के 5 साल के अंदर ही उसका नाम सबको पता चल गया था। 7 साल के अंदर वो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन गया था। 8वें साल में उसने डिमोनिक कल्ट ज्वाइन कर लिया। डीमन कल्ट के इतिहास में पहली बार कोई बाहर का बंदा कल्ट लीडर बना है। उसका नाम एक मिथ बन गया और वो एक लेजेंड। आगे हम देखते हैं कि रेड डीमन कहता है ये तो बहुत ही ज़्यादा स्टैबिंग है। उसके सामने खड़ा ब्लू डीमन बोलता है कि मुझे हमेशा ही लगा था कि मुझे पता है कि तुम कितने ज़्यादा पावरफुल हो, पर मैं गलत था, तुम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो। मैं प्रे करता हूँ कि तुम्हारे जैसा और कोई ना हो। रेड डीमन पूछता है कि क्या इसीलिए तुमने मुझे बिट्रे किया था ब्लू डीमन? ब्लू डीमन बोलता है नहीं, इसका रीज़न तुम खुद हो। तुमने अपनी मार्शल आर्ट्स को नॉर्मल फॉलोवर्स को सिखाना चाहा, पर ये कल्ट के रूल्स के अगेंस्ट था, इसीलिए हमें तुम पे अटैक करना पड़ा। रेड डीमन वहाँ खड़े मॉन्क से पूछता है कि क्या तुम भी इसके साथ हो मास्टर मॉन्क? मॉन्क यहाँ थोड़ी भाषण ठोकता है और कहता है कि अगर तुम्हारे मार्शल आर्ट्स पब्लिक हो गए तो सारे इविल लोग इसे सीखकर बिना कल्टीवेशन के पावर को ऑब्टेन कर लेंगे, जो हम होने नहीं दे सकते। रेड डीमन बोलता है कि ये सब बहाना है, तुम सिर्फ अपनी पावर को अपने पास ही रखना चाहते हो। ब्लू डीमन कहता है कि रीज़न इम्पॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारी मौत के जिम्मेदार तुम खुद हो, आखिर तुम्हें भी मौत से डर लगता होगा। रेड डीमन बोलता है मौत से डरना नहीं चाहिए, तुम्हें आगे क्या होगा उससे डरना चाहिए। तुम्हें पता है ना मुझे यहाँ क्या रोक के रखा है? रेड डीमन अपनी बॉडी से एक स्वॉर्ड निकालता है जिसका नाम ब्लू टीयर्स है, जिसे उसको ब्लू डीमन ने गिफ्ट किया था। वो उस स्वॉर्ड को ब्लू डीमन के अंदर घुसा देता है और बोलता है कि तुम्हें पता था कि मुझे बिट्रे करने का नतीजा क्या है, मैं ग्रजेस कभी नहीं भूलता। हम देखते हैं कि ब्लू डीमन यहाँ मर गया है और रेड डीमन भी अब मरने वाला है। वो एक ड्रिंक को याद करता है जिसका नाम उसे अभी याद नहीं है, पर डेथ की वजह से अभी उसे याद आ रहा है। वो सोचता है कि अगर उसे एक और चांस मिला तो वो एक सिंपल लाइफ जिएगा बाकी लोगों की तरह। वो जैसे ही अपनी आंखें बंद करता है तो उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। जब वो उठता है तो उसके सामने एक लड़की है जो उसे उठने से मना करती है। रेड डीमन देखता है कि उसकी बॉडी पे बैंडेज लगे हैं और उसका वुंड भी खुल चुका है, जिसे देखकर वो नर्स डॉक्टर को बुलाने लगती है। वो जब अपने सराउंडिंग को देखता है तो वो एक हॉस्पिटल में था और वो कहता है कि क्या मैं वापस आ चुका हूँ। हमें हॉस्पिटल का रूम दिखता है जहाँ एमसी के पेरेंट्स डॉक्टर से पूछते हैं कि क्या जिनवू ठीक है। डॉक्टर बोलता है कि वो ठीक है, पर वो बहुत ही जल्दी हील हो चुका है, जो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। जिनवू यहाँ सोचता है कि उसे अपने क्यूआई मेडिटेशन पे कंट्रोल रखना चाहिए था और उसे अब और भी ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। जिनवू की मदर डॉक्टर से पूछती है कि क्या वो घर वापस आ सकता है। डॉक्टर बोलता है कि जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको पूरी तरह से अंदर से भी हील होने देना होगा। जिनवू के पेरेंट्स कुछ पैसे रखकर काम से बाहर जाते हैं। वो कहते हैं कि वो रात को वापस आएंगे, जहाँ जिनवू उनको यस मदर कहता है। डॉक्टर ने बोला था कि
जिनवू की मेमोरी के साथ कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो अपनी मॉम को मदर कह रहा है। उसकी मॉम सिर्फ उसे मॉम कहने के लिए कहती है और वो वहाँ से चले जाते हैं। जिनवू यहाँ सोचता है कि उसे इस वर्ल्ड में एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि वो बहुत टाइम से जोंगवान में था, इसीलिए ये सब उसे थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है। जिनवू कहता है कि ये अब मेरी थर्ड लाइफ होगी। रेड डीमन बनने से पहले उसने मॉडर्न वर्ल्ड में अपनी लाइफ एज गांग जिनवू जी रखी है। उसकी पहली लाइफ जिसमें वो गांग जिनवू था वो बहुत ही ज़्यादा मिजरेबल थी, क्योंकि एक एक्सीडेंट में उसने अपने पेरेंट्स और अपने लेग्स को खो दिया। 15 साल तक एक अपाहिज की तरह जीने के बाद 35 साल की उम्र में उसने अपनी लाइफ को एंड कर लिया। उसकी दूसरी लाइफ में वो रेड डीमन बना। उसकी दूसरी लाइफ इजी नहीं थी, पर वो एक अच्छी लाइफ जी पाया, पर वो भी ज़्यादा दिन नहीं चली। पर अब वो मॉडर्न वर्ल्ड में आ चुका है, और वो भी उस एक्सीडेंट से पहले, जब गांग जिनवू 18 साल का था। जिनवू बोलता है कि दोनों लाइफ में वो 40 साल से ऊपर नहीं जी पाया, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। उसके पास गांग जिनवू की मेमोरी से और रेड डीमन की एक्सपीरियंस, जिसकी मदद से वो अब एक नॉर्मल लाइफ जिएगा बाकी लोगों की तरह। जिनवू यहाँ एक मशीन के पास खड़ा है और सोच रहा है कि टाइम की वजह से उसे इसका नाम याद नहीं है, पर उसे देखने के बाद फाइनली उसका नाम याद आ गया है। इसे कोक कहते हैं। जिनवू एक नोट को मशीन के अंदर डालता है, पर उसे कोक बाहर नहीं निकलती। वहाँ एक बच्चा बोलता है कि इतनी बार ट्राई करने के बाद भी तुम्हें नहीं समझा कि ये नोट काम नहीं करेगा। तुम वियर्ड हो, तुम एक एलियन तो नहीं हो ना। हम देखते हैं कि वो बच्चा और जिनवू बेंच पे बैठे हुए हैं। बच्चा बोलता है कि उसे घूर क्यों रहे हो, पी लो ना। जिनवू बोलता है कि ये एक डेप्थ है जिसे वो ज़रूर पे करेगा। बच्चा बोलता है कि ये बस एक सोडा का कैन है। जिनवू फाइनली उस ड्रिंक को ओपन करता है जिसे उसने अपनी पिछली लाइफ में रेप्लिकेट करने की ट्राई किया, पर फेल हुआ। जिनवू उसे ड्रिंक करता है और एक अजीब सा फेस बनाता है, जिसे देखकर वो बच्चा हंसने लगता है और पूछता है कि तुम हॉस्पिटल में क्यों हो। जिनवू बोलता है कि कार एक्सीडेंट की वजह से। जिनवू सोचता है कि पहले तो मैंने नोटिस नहीं किया, पर यह बच्चा एक लड़की है। जिनवू पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों हो। बच्ची बताती है कि बचपन से ही उसका हार्ट बहुत ही वीक था। वो अभी ठीक है, पर उसे कभी कभी बहुत ही दर्द होता है। डॉक्टर ने कहा है कि ये सर्जरी से भी ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि इसका हार्ट बहुत ही छोटा है। वो कहती है कि मैं कभी हॉस्पिटल से बाहर नहीं निकल सकती। मुझे अपने पेरेंट्स के लिए बहुत बुरा लगता है। जिनवू यहाँ सोचता है कि ये बच्ची बहुत ही मैच्योर है। जिनवू अपने पावर्स को यूज़ करता है, जिससे उसे पता लग जाता है कि इस बच्चे के मेरिडियंस में कुछ क्लॉक्स है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में अनसर्कुलेटेड क्यूआर ओवरफ्लो हो रही है, जिससे उसकी बॉडी डैमेज हो रही है। पर इसे ठीक किया जा सकता है। उसे बस अपने क्लॉक्ड मेरिडियंस को एक स्ट्रॉन्ग फोर्स से बर्स्ट करना होगा। पर तभी उस बच्ची के पेरेंट्स आ जाते हैं और वो जाने लगती है। जिनवू उससे पूछता है कि अगर तुम ठीक हो जाओगे तो तुम क्या करोगे। बच्ची रिप्लाई करती है कि मैं एक नॉर्मल लाइफ जीऊंगी बाकी लोगों की तरह। जिनवू सोचता है कि उसे इस बच्ची को जरूर रिपे करना होगा। वो जब खड़ा होता है, उसके सामने से एक बंदा जाता है जिसके पैर पे ब्लड लगा है, जिसे देखकर जिनवू बोलता है कि इस आदमी की आंखें बहुत ही डेंजरस हैं। हमें आगे हॉस्पिटल का रूम दिखता है जहां उस आदमी को बैंडेज लगाते हैं। डॉक्टर बोलता है कि अगली बार अगर ऐसा हो तो एम्बुलेंस को बुला लेना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था। वो बंदा बोलता है कि ये कंस्ट्रक्शन साइट पे हुआ है। डॉक्टर बोलता है कि इस वुंड को देख के लग रहा है कि ये किसी मेटल ऑब्जेक्ट की वजह से हुआ है। अच्छा हुआ ये तुम्हारे बोन्स को नहीं लगा। तुम बहुत यंग दिखते हो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने के लिए। वो बंदा बोलता है कि मुझे काम पसंद है, पर अच्छा होता अगर मैं ये गलती ना करता। वो डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। तभी उस बंदे के एक्सप्रेशन जो है चेंज होने लगते हैं। आगे हमें डॉक्टर दिखता है जो एक नर्स के साथ बात कर रहा होता है। तो तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं जो खुद को डिटेक्टिव ली जोंग इन बताते हैं, जो उस डॉक्टर से पूछते हैं कि हम एक क्रिमिनल को ढूंढ रहे हैं जिसके पैर पे गनशॉट की वजह से चोट लगी है, तो क्या ऐसी कोई इमरजेंसी केस इस हॉस्पिटल में है। तो डॉक्टर को वो पेशेंट याद आता है जिसे उसने अभी अभी पट्टी बांधा था, पर वो पेशेंट अपने रूम में नहीं है। हम देखते हैं कि जिस बच्ची से जिनवू बात कर रहा था, उस बच्ची के पास वो बंदा आकर उसे हॉस्टेज बना लेता है। हमें यहाँ जिनवू दिखता है जो अभी टीवी देख रहा है। वो सोचता है कि टीवी बहुत ही अमेजिंग है, क्योंकि मोरीम में उसके पास एंटरटेनमेंट के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था,
पर अब वो बहुत सारे टीवी शोज देख सकता है और बहुत सारी नॉलेज जल्दी अक्वायर कर सकता है। तभी न्यूज़ दिखती है जहां एक सीरियल मर्डर केस के क्रिमिनल जो अभी भाग चुका है उसे ढूंढ रहे होते हैं। वो क्रिमिनल एक पुलिस ऑफिसर को स्टैब करके भागा है जिसके पैर में चोट लगी है। जिन्हों सोचता है कि मॉडर्न वर्ल्ड और मुरीम में बहुत ही डिफरेंस है, क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड में मर्डर को बहुत ही सीरियसली लेते हैं जहां मुरीम में ऐसा कुछ नहीं होता। जिन्हों को बोर लगने लगता है तो वो बाहर देखता है जहां पुलिस है, जिसे देखकर उसे लगता है कि यहाँ क्या हो रहा है। जिन्हों बाहर आता है जहां बहुत सारे लोग जमा हो चुके हैं जो कहता है कि एक सीरियल किलर ने एक बच्चे को हॉस्टेज बना लिया है, जिसे सुनकर जिन्हों को वो बंदा याद आता है। पर जिन्हों को लगता है कि उसे इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, तो वो जाने लगता है कि तभी उसे उस बच्चे की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर जिन्हों उसके पास जाने लगता है। वो बच्ची वही है जिसके साथ जिन्हों बात कर रहा था। वहाँ खड़ा डिटेक्टिव बोलता है कि तुम्हें क्या लगा अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम बच जाओगे, उस बच्ची को छोड़ दो तो मैं तुम्हारी सज़ा कम कर पाऊंगा। वो क्रिमिनल बोलता है कि मुझे लगा था कि हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, तुम्हें क्या लगा तुम्हारी ये बात काम करेगी। डिटेक्टिव बोलता है कि रुक जाओ। वो सोचने लगता है कि ये बंदा एक साइकोपैथ है, ये बंदा उस बच्ची को मारकर यहाँ से भाग सकता है, मुझे इसे यही रोकना होगा। पर क्रिमिनल बोलता है कि टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, अगर तुम मुझे बाहर नहीं जाने दोगे तो मैं इस बच्ची का हाथ काट दूंगा। क्रिमिनल बोलता है कि मैंने पढ़ा था कि अगर किसी की हाथ के नस काट दे तो वो 30% ब्लड लॉस के बाद मर जाएंगे। उस बीच में वो 3 मिनट से 1 घंटे तक जिंदा रह सकते हैं, तो जल्दी करो और मुझे बाहर जाने दो। डिटेक्टिव बोलता है कि इसे जाने दो। उसके आदमी बोलते हैं कि हम इसे नहीं जाने दे सकते। डिटेक्टिव बोलता है कि मुझे पता है कि क्या चल रहा है, हमें इस बच्ची को बचाना होगा, तो इसे जल्दी जाने दो। सारे लोग रास्ते से हट जाते हैं और वो जाने लगता है। वो क्रिमिनल सोचने लगता है कि ये लोग बेवकूफ़ है, उन्हें इस बच्ची को छोड़कर मुझे पकड़ना चाहिए था, मैं फिर से बच गया। वो सोचता है कि मैं और कितने लोगों को मार पाऊंगा, पर तभी उसके सामने जिन्हों आ जाता है। डिटेक्टिव चिल्लाता है कि वहाँ से हट जाओ। जिन्हों को देखकर वो क्रिमिनल सोचता है कि ये तो एक हाई स्कूलर है, बट जब वो उसे गौर से देखता है तो उसे लगने लगता है कि ये एक मॉन्स्टर है। उसके हाथ कांपने लगते हैं, वो बोल भी नहीं पा रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा डर चुका है। जिन्हों उसके पास आके कहता है कि इस बच्ची को छोड़ दो। डर की वजह से वो क्रिमिनल एक गलती कर देता है, वो उस बच्ची को छोड़कर जिन्हों पे अटैक करता है, जहाँ सब लोग हैरान हो चुके हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि उस क्रिमिनल का हाथ टूट चुका है और जिन्हों उसे एक किक में नीचे गिरा देता है। जिन्हों इस बच्ची को पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। बच्ची रोने लगती है और वो डिटेक्टिव उस क्रिमिनल को पकड़ लेता है। आगे हम देखते हैं कि वो डिटेक्टिव जिन्हों से पूछता है कि क्या तुमने टैekwondo सीखा है। वो उसे बहुत ही लंबा भाषण देता है और पूछता है कि क्या तुम इस बच्ची को जानते हो। जिन्हों बोलता है कि हाँ मैं इस बच्ची को जानता हूँ। डिटेक्टिव बोलता है कि तुम्हारी वजह से हम उस क्रिमिनल को पकड़ पाए, तो थैंक यू। आगे हम देखते हैं कि जिन्हों उस बच्ची के रूम में पहुंच चुका है, जहां नर्स बताती है कि उस बच्ची को अभी सीजर हुआ है, जिसकी वजह से वो अभी बहुत ही ज़्यादा दर्द में है। वो नर्स जिन्हों को एक सोडा कैन देती है, जिसे उसको उस बच्चे ने देने को बोला था, और वो नर्स वहाँ से चली जाती है। जिन्हों यहाँ सोचता है कि ये बच्ची भी एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है मेरी तरह, तो अभी इसे पे बैक कर देता हो। जिन्हों यहाँ अपने पावर्स को यूज़ करता है और उस बच्ची को ठीक करने लगता है। तो यहीं पर हो जाता है द डिसेंट ऑफ द डिमोनिक मास्टर एपिसोड 1 एंड। इस एपिसोड में मैंने मानवा के 3 चैप्टर को कवर किया है और आने वाले एपिसोड में मैं मानवा के 2 चैप्टर्स को पर एपिसोड वाइज डिवाइड करके कवर करूंगा। और ये एपिसोड जो है हर 3 दिन में आपको मिल जाएंगे। सो अगर इन्हें मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।